जमे जाए स्टार्ट है कि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये क्लास है हमारी 3, 4 या 5 क्लासेस में आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। पूरी 1 साल की करंट अफेयर्स इसमें मैं कवर करूँगा, जो कि 3-4 क्लासों में आपको मिल जाएगी। सभी को आप देख लें, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 15 से 17 क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के होंगे वो कवर हो जाएंगे इन्हीं क्लासों से। उम्मीद करूंगा कि इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरा मैं इधर से पूरा निचोड़ लेकर के पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स का एक एक पॉइंट, ठीक है। तो जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक की जितनी घटनाएं हैं इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, सभी में पढ़ा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप शेयर कर दें कि इस क्लास को अपने मित्रों और दोस्तों के, रिश्तेदार, नातेदारों के सभी के साथ पढ़ाई करते हैं और चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास की। और लाइक करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न लिया हमने, एक देश एक चुनाव समिति। ये चर्चा में खूब सुना होगा आपने, है ना। मतलब एक देश और एक चुनाव, सरकार ने इसके लिए एक समिति बनाई। इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। लिख लेना। हाँ, कौन है जी? हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे द्रौपदी मुर्मू जी से पहले कौन राष्ट्रपति थे? हमारे रामनाथ कोविंद जी। और उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी हैं ये। उत्तर प्रदेश से बनने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे भारत के अभी तक के, ठीक है। इससे पहले यूपी के कोई राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हमारे राज्य से बने उत्तर प्रदेश से। तकरीबन 8 से 9 प्रधानमंत्री भारत में उत्तर प्रदेश के ही लोग बने हैं या उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले बने हैं, ठीक है। तो एक देश एक चुनाव, यानी कि जैसे अभी लोकसभा का चुनाव अलग समय पे हो रहा है हमारे यहाँ, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के अपने अपने हिसाब से होते हैं। जैसे विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है तो सभी चुनावों को एक साथ कराया जाए भारत में, जिससे कि खर्चा भी कम आए, संसाधनों की बर्बादी भी कम हो और देश की जो विकास की व्यवस्थाएं अवरोध हो जाती हैं, रुक जाती हैं, क्योंकि बीच बीच में चुनाव कहीं ना कहीं चल ही रहा है हमारे देश में। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए एक बार में पूरे देश का चुनाव कराया जाना चाहिए, जिसमें लोकसभा का भी और सारे राज्यों के विधानसभा के। उसके लिए ये समिति काम कर रही है। तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये समिति बनी सितंबर 2023 में। इसकी पहली मीटिंग भी उन्होंने 2 सितंबर को इसका गठन किया गया था, लिख लेना, 2 सितंबर 2023 को, और 23 सितंबर को इसकी पहली मीटिंग मिली। इस समिति में इनके अलावा 6 या 7 लोग शामिल हैं, 6 लोग शामिल हैं, 7 सदस्यीय समिति है ये, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला है शरद यादव जी, जाने माने नेता थे, जनता दल यू। इन्होंने ये पार्टी 2013 में बनाई थी, जनता दल यू 2013 में, लिख लेना। जाने माने नेता थे, इनका निधन हो गया अभी 2023 में, ठीक है। शरद यादव जाने माने नेता रहे, बिहार के नेता रहे। कौन से राज्य के नेता थे? बिहार के। पहले नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ काम करते थे, उन्हीं की पार्टी में शामिल थे। तो आपस में नेताओं में आप जानते ही हैं, उसको पद को लेकर के खाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं सारे नेताओं में। अभी आप देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार कल तक तेजस्वी यादव यानी कि लालू यादव की पार्टी के साथ थे, आरजेडी के साथ। अब एक रात में उन्होंने पासा बदल दिया, बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। तो राजनीति में संभावनाओं का खेल रहता है, द्वार हमेशा खुले रहते हैं। राजनीति में जो व्यक्ति चला गया वो कभी गेट बंद करके नहीं बैठता है। गेट क्या, वो पूरा खिड़की विड़की खोल के बैठता है कि किधर से हवा आ जाए दूसरी पार्टी की, ठीक है। ऐसा चलता है राजनीति में। तो उनका निधन हो गया, ये लिख लेना। अगला पॉइंट है 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल, ये एक संस्था है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक। अच्छे से लिख लेना, बिंदेश्वर पाठक का क्या हो गया? निधन। और बिंदेश्वर पाठक कहाँ के रहने वाले थे? ब्रैकेट में लिख लेना, वैशाली। वैशाली कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे बिंदेश्वर पाठक। जब लगाएगा ये सुधा में आवाज आ रही है, ठीक है। वैशाली जिले के रहने वाले थे। और बौद्ध धर्म में कमेंट बॉक्स में बताओ कि वैशाली में कौन सी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। बौद्ध 4 सभाओं का आयोजन हुआ है, 4 में से कौन सी वैशाली में हुई थी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इनका निधन हो गया। अब इनकी क्या उपलब्धि है? अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लेना। अभी भारत सरकार ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिंदेश्वर पाठक को, यही नाम लिखना, बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है मरणोपरांत। अभी निधन हो गया इनका, तो मरने के बाद दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में इन्हीं को। अब देखिए 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना करी थी इन्होंने, जो एक संस्थान बनाई। पूरा का पूरा जीवन इन्होंने जितने भी बिहार में या बिहार के अलावा पूरे भारत में जो सार्वजनिक जगह हैं, जैसे बस स्टेशन हो गए, हम जाते हैं बस लेने के लिए, जैसे रेलवे स्टेशन के पास आसपास के इलाके हो गए, जैसे मुख्य चौराहे हो गए, तो उन पर अपने पैसे से, अपने ट्रस्ट के पैसे से इन्होंने सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना करी पूरे भारतवर्ष में, और पूरा जीवन इसी में उन्होंने लगा दिया।
तो इस वजह से जाने माने व्यक्ति थे और इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है भारत में। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया मतलब सबसे ज्यादा शौचालय, वो भी निस्वार्थ भावना से बनाए। इस वजह से भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए घोषणा की है। नोट कर लेना है, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। 1970 में इसकी स्थापना करी और इसी के माध्यम से इन्होंने पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छा कार्य किया। और 1970 में ही दूध उत्पादन बढ़ाने को लेकर के दूध के ऊपर भारत में काम किया बहुत बड़े स्तर पर। अगला पॉइंट है 28 सितंबर 2023 को हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक आप जानते हैं कौन थे भारत में? MS स्वामीनाथन। जो कि टॉपिक दे रखा है भूगोल में अलग से लिख रखा है हरित क्रांति। पिछले पेपरों में भी हरित क्रांति के प्रश्न पूछे गए और हरित क्रांति का प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन का क्या हो गया? निधन हो गया। कब निधन हो गया? 28 सितंबर। डेट याद रखनी है ऐसे महान लोगों की। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक रहे भाई साहब। हरित क्रांति को लाने वाले। हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन में खाद्यान्न उत्पादन भी आता है। खाद्य मतलब खाने वाली फसलों से। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी गेहूं से संबंधित थे सबसे ज्यादा, और गेहूं के बाद धान। तो गेहूं की फसल पे सबसे ज्यादा काम किया इन्होंने, उसके बाद अलावा धान पे भी काम हुआ भारत में, है ना। लेकिन गेहूं का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है और खाद्यान्न भी याद रखना। मैक्सिको से कुछ गेहूं की वैरायटी मंगाई गई भारत में 1960 के दशक में, और उन वैरायटियों का जो इस्तेमाल किया वो MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में पंजाब में किया गया। पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो एक बम्पर पैदा हुई इस फसल से, गेहूं के उस उत्पादन से, जो कहां से मंगाए गए थे? मैक्सिको से मंगाए गए थे बीज, है ना। तब से लेकर के आज तक भारत गेहूं के उत्पादन में क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन उससे पहले दूसरे देशों से गेहूं मंगाना पड़ता था हमारी जनता के लिए, इतनी जनता थी, ठीक है। तब से अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। अब देखो एक पॉइंट, ये पॉइंट 50 बार PCS तक छपा है, मैंने उसी स्टाइल में लिखा है आपके लिए। 1960 के दशक पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, कौन से दशक में भारत में हरित क्रांति आई, ये पूछ लेता है। तो ध्यान रखना 60 का दशक बोलते हैं। अगर दशक पूछा जाएगा तो 60 का दशक ही हमेशा आंसर देना है आपको। 1960 के दशक में मैक्सिको के बीजों का पंजाब में क्या हुआ था? उत्पादन कराया गया था। और बीज किसके थे? गेहूं के। और इसकी देखरेख किनकी थी? MS स्वामीनाथन की। यहाँ पे अगला पॉइंट, और बहुत सारे पॉइंट है हरित क्रांति में, आगे बताएंगे आपको, लेकिन ये पॉइंट नोट करना अभी हाल फिलहाल। 25 अप्रैल 2023 को पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे साहब। पंजाब में 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का क्या हो गया? निधन हो गया साहब। 25 अप्रैल को निधन हो गया प्रकाश सिंह बादल का, जो कि पंजाब में एक लंबे समय तक राजनीति में रहे और 5 बार के चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के। बहुत जाने माने नेता रहे, ठीक है, प्रकाश सिंह बादल साहब। इनके पुत्र का नाम सुखबीर सिंह बादल है, जो कि राजनीति में मुख्य तौर पर, ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है नवनिर्मित संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो नई संसद भवन का डिजाइन तैयार किया बिमल पटेल साहब ने। बनाया था पूरा का पूरा डिजाइन, जो नई संसद भवन इस समय बनी हुई है, ठीक है। किसने बनाया? बिमल। पूरा नाम अगर पढ़ेंगे तो देखो बिमल, और बीच में नाम है इनका हसमुख। हसमुख है साहब पटेल साहब, तो इस वजह से हसमुख नाम है। बिमल हसमुख पटेल जी पूरा नाम है इनका, पूरा नाम। इन्होंने इस नई संसद भवन का डिजाइन बनाया भाई साहब। राजस्थान सरकार में जो नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? भजन लाल शर्मा जी, ये नए मुख्यमंत्री बने अभी हाल ही में। राजस्थान में चुनाव हुआ, आपको पता है। और राजस्थान में सीट भी लिख लेना, 200 विधानसभा की सीट है राजस्थान में। राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीट है? 200। और लोकसभा की कितनी सीट है? 25 लोकसभा की सीट है और 200 विधानसभा की सीट है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी संविधान के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भैया विधानसभा की सीट बता दो कितनी है, तो 200 है। लोकसभा के कितने सांसद होते हैं राजस्थान में? 25 होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने होते हैं? 80 होते हैं लोकसभा वाले, ठीक है। सेंगोल बड़ा चर्चा में रहा था। सेंगोल का अर्थ होता है नीति परायणता, मतलब नीति से शासन चलाना, नियम से शासन चलाना, नीति से शासन चलाना। सेंगोल का अर्थ होता है चोल साम्राज्य, किससे? चोल साम्राज्य से संबंधित था सेंगोल, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहां पे स्थापित किया गया? कंप्यूटर जी, लोकसभा में स्थापित किया गया 28 मई 2023 को। नई संसद का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ, जिसमें कि 970 करोड़ रुपए लगे नई संसद को बनने में। कितने? 970 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार हुई, जिसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया गया था। नई संसद का निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स नामक एक कंपनी के द्वारा किया गया, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना।
अब जो हमारा दक्षिण भारत का राज्य है ना, कौन सा दक्षिण भारत का? केरल। तो केरल ने अपना नाम बदलने का सुझाव दिया है। तो केरल ने क्या नाम बदलवाना चाह रहा है? केरल, केरलम। केरल ने पुराना नाम लिख लेना केरल। केरल जो अपना नया नाम करने का सुझाव भारत सरकार को दिया है, वो क्या दिया है? केरलम। और इस सुझाव को किसके पास भेजा है उसने? भारत सरकार के पास। क्योंकि किसी भी राज्य का नाम बदलने की जो सिफारिश है या सहमति है, अनुमति है, वो भारत सरकार के द्वारा ही लेनी पड़ती है संविधान के हिसाब से, है ना। तो केरलम चाह रहा है केरल, कि केरल ना रह करके माँ और लगाना चाह रहा है, तो केरलम नाम का सुझाव दे चुका है, वो लिख लेना, दक्षिण भारत का राज्य। अगला पॉइंट हमने लिया है शांति निकेतन आश्रम, सुनाई होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। शांति निकेतन आश्रम और होयसल के पवित्र मंदिर हैं ये दक्षिण भारत में। कैसे मंदिर हैं? पवित्र मंदिर हैं दक्षिण भारत के, होयसल के। इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया अभी हाल ही में। तो टोटल कितने स्थान हो गए विश्व धरोहर में? 42। भारत के 42 स्थान ऐसे हो गए जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिस, है ना। कब किया था? 2010 में। अभी हाल ही में शामिल करें तो 2023 में, सितंबर के महीना में, ठीक है। पुरानी संसद को 19 सितंबर 2023 को क्या नाम दे दिया? संविधान सदन का नाम दे दिया है। ये भी नाम लिख लेना आप, कोई बात नहीं, कंप्यूटर जी चेक कर लो, इस क्वेश्चन को मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। जो हमारी पुरानी संसद है इस समय, अब वो खाली है भैया, तो पुरानी संसद को संविधान सदन का नाम दे दिया था 19 सितंबर को। क्या मुझे पुरानी संसद या संसद के नाम से नहीं जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि जो संविधान निर्माण हुआ हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन, जिसमें के कुल 12 अधिवेशन हुए संविधान में, तो जो संविधान का निर्माण हुआ वो पुरानी संसद में ही बैठकें हुआ करती थी उस समय जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर, 2-2 दिन के अंतराल पर। ये प्रमुख 3 बैठक है। और अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसी पुरानी संसद के भीतर। इस वजह से सरकार ने कह दिया कि इसका नाम क्या रखेंगे हम? संविधान सदन, क्योंकि संविधान उसके अंदर निर्माण हुआ। तो शांति निकेतन आश्रम और होयसल के पवित्र मंदिरों को अभी हाल ही में सितंबर 2023 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। दोनों पॉइंट नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में नए राजा बने साहब मई महीना में, मई 2023 में। एलिजाबेथ द्वितीय महारानी थी वहां की, एलिजाबेथ सेकंड का निधन हो गया अभी मई के महीना में। तो उनके निधन होने के बाद उनके पुत्र इंग्लैंड के राजा बने, इंग्लैंड के सम्राट की गद्दी पर बैठे। तो ब्रिटेन के राजा कौन बने? चार्ल्स थर्ड। चार्ल्स थर्ड बने 6 मई 2023 को, ठीक है। और इनकी मां का निधन हो गया, तो अपनी मां के निधन के बाद पुत्र बने। क्योंकि परंपरा है, आप जानते हैं, वंशानुगत शासन में, वंश के आधार पर शासन में राजा होगा, राजा का ही लड़का राजा बनेगा, उस गद्दी को संभालेगा, है ना। या जो पुत्री होगी वो गद्दी संभालेगी। तो महारानी एलिजाबेथ सेकंड थी अभी, उनका निधन हो गया, उनके बाद चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के नए राजा बने हैं, ठीक है। और इंग्लैंड के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है ऋषि सुनक। हिंदू धर्म को मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। G20 में शामिल होने आए तो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने गए और भी आसपास के मंदिरों में दर्शन किया उन्होंने। ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, ये भी नोट कर लेना आप, है ना। अगला पॉइंट है, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है और सूडान अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसमें गृह युद्ध चल रहा है साहब। गृह युद्ध का मतलब क्या है कि वहां पर तानाशाही सरकारें चल रही हैं। जैसे एक व्यक्ति है, सालों साल शासन कर रहा है और जनता को दबा करके रखता है, कोई लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। तो इस वजह से अफ्रीका के देशों में गृह युद्ध जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे देशों में हो चुकी हैं अफ्रीका कंट्रीज के में, है ना। क्योंकि जनता एक फ्री सांस लेना चाहती है, पूरे अधिकारों के साथ जीना चाहती है, तानाशाही सरकारों में दबा करके रखा जाता है। तो सूडान में क्या हो गया? खार्तूम राजधानी लिख लेना। गृह युद्ध शुरू हो गया 15 अप्रैल 2023 को। तो भारत सरकार ने यहां से अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया, ये नोट कर लेना। सूडान की राजधानी खार्तूम से या सूडान के अलग अलग शहरों से अपने भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी विदेश मंत्रालय ने चलाया, ये नोट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार रैंकिंग आई साहब एक 2022 की, जो कि 23 में दी गई थी। जब 22 की रैंक थी लेकिन 23 में दी जाती है रैंक, कई बार एक साल इसी तरीके से चलती है। तो इसमें जो भारत का स्थान था भ्रष्टाचार में वो 85 में था। भारत का स्थान कौन सा था? 85 में,
ठीक है, ये दूसरा सेशन है, हमारी दूसरी क्लास है जिसमें मैं 1 साल का पूरा डाटा आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी इसके कम से कम 2 से 3 क्लास और पढ़ा दूंगा, 4-5 क्लासों में पूरा खत्म है 1 साल का करंट अफेयर्स आपका। ठीक है, इन्हीं क्लासों को अच्छे से देख लेना, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। पहला स्थान कौन सा था? डेनमार्क का, दूसरा फिनलैंड का और तीसरा न्यूजीलैंड का, भ्रष्टाचार रैंकिंग में। कौन सी रैंकिंग में? भ्रष्टाचार। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ऑपरेशन गंगा कौन से देश में चलाया? यूक्रेन में। यूक्रेन से मेडिकल के छात्रों को निकालने के लिए। जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया 2022 में, 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, तो युद्ध शुरू हो गया दोनों देशों में, दोनों पड़ोसी देश हैं। यूक्रेन कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, जब रूस पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। पूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। तो 1991 में पूर्व सोवियत संघ, जो संघ था एक बहुत बड़ा, बहुत सारे देशों को मिला करके, तो इसमें से जब विघटन हुआ तो 15 नए देश बने इसमें से, जो कि इस समय यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। उनमें से एक यूक्रेन भी था। तो ये लड़ाई सालों से और दशकों से चल रही है उस समय से, है ना। तो यूक्रेन में भैया अटैक हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, तो ऑपरेशन गंगा चलाया। हमारे यहाँ के ज़्यादातर छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा मानते ज़्यादा महंगी है, वहाँ ज़्यादा सस्ती मिल रही है पैसों में, तो वहाँ ज़्यादा पढ़ाई करने, तो उन लोगों को मेडिकल स्टूडेंट्स को निकाला यूक्रेन से। ऑपरेशन गंगा। टर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए, अभी टर्की में भूकंप आ गया साहब, टर्की और सीरिया दोनों देशों में। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और टर्की की राजधानी अंकारा है। इन दोनों देशों में, और सबसे ज़्यादा टर्की के हालात ज़्यादा खराब थे, भूकंप आया, इसमें बहुत सारी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई, धराशायी हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो भारत सरकार ने मदद करी, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन चलाया हमारे देश ने, ऑपरेशन दोस्त चलाया। और ये कब की बात है? फरवरी 2023 की बात है। फरवरी 2023 में टर्की में भारत सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन दोस्त चलाया भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए। भूकंप के बारे में पढ़ लेना, कई क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आ जाते हैं ना, जैसे भूकंप का अध्ययन क्या बोलते हैं, या भूकंप को जो एक मेजरमेंट किया जाता है कि भाई तीव्रता क्या है इसकी आने की, तो उसके स्केल का नाम क्या है, ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसे आप देख लीजिएगा, नहीं कमेंट बॉक्स में बताइए भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं और भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है उस स्केल का क्या नाम है, पूरा बताइए। और उसमें अंक कैसे क्या तक होते हैं ये भी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका जवाब नहीं अगली क्लास में हम आपको देंगे। अगला प्रश्न है, इजराइल में नागरिकों को निकालने के लिए, अभी आप सुन ही रहे हैं हमास और इजराइल की लड़ाई हो गई। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि गाजा पट्टी से चलता है। कहाँ से चलता है? गाजा पट्टी से। और गाजा पट्टी भूमध्य सागर से लगी हुई एक पट्टी है जो कि 22-24 किलोमीटर की पट्टी है। इस गाजा पट्टी का इजराइल ने इतना अटैक किया, इतना मारा इनको कि इसका गाजा अलग कर दिया और पट्टी अलग कर दी इसकी। ठीक है, इजराइल ने इतना अटैक किया इसके ऊपर, पहले तो एयरफोर्स से किया इजराइल ने, फिर अपनी आर्मी भी है, उसकी ऑन ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से नागरिकों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया। हमारी सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अजय, इजराइल से। ठीक है सर। अगला है क्वाड। क्वाड एक सम्मेलन है ना, इसे चतुर्भुज सम्मेलन भी कहते हैं हिंदी में। अगर हिंदी में आ जाए तो चतुर्भुज सम्मेलन, मतलब इंग्लिश का जो शब्द है ना क्वाड, वो चतुर्भुज से ही बना है, इंग्लिश में उसे ऐसे ही बोलेंगे। तो चतुर्भुज सम्मेलन या क्वाड का शिखर सम्मेलन 2023 में जापान के कौन से शहर में हुआ? हिरोशिमा में। जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित हुआ ये, है ना। और ये सम्मेलन, ये समूह अभी बनाया हाल ही में, जिसमें 4 देश शामिल है क्वाड में। देश भी लिख लेना, एक ऑस्ट्रेलिया है इसमें। कौन सा देश है? एक ऑस्ट्रेलिया भैया, एक भारत है इसमें, और एक इसके अलावा जापान है और एक अमेरिका है। इन शक्तियों ने मिलकर के क्वाड बनाया है। ठीक है, तो इनका सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ। अगला पॉइंट है G7। इसमें दुनिया के 7 देश हैं, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको? G7। ठीक है, G7 का 49वां कौन सा है? ये 49वां सम्मेलन है। ये 2023 में ये भी कहाँ पे हुआ? हिरोशिमा में हुआ। दोनों हिरोशिमा में हुए। जापान का शहर है हिरोशिमा, जो कि क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कौन से आइलैंड पे? क्यूशू, लिख लेना, क्यूशू आइलैंड पर हिरोशिमा स्थित है। जैसे कि जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ऐसे ही हिरोशिमा नामक शहर क्यूशू द्वीप पर, क्यूशू आइलैंड पर स्थित है, जिस पे कि 1945 में अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय परमाणु बम गिरा दिया था। नागासाकी और हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को, है ना, इस शहर पर परमाणु बम गिरा दिए थे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अगला पॉइंट है, देखो सुरक्षा परिषद होती है संयुक्त राष्ट्र की,
संयुक्त राष्ट्र का एक डिपार्टमेंट होता है, एक विभाग होता है जिसे सुरक्षा परिषद बोलते हैं, या इंग्लिश में यूएनएससी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद बोलते हैं। इसमें 5 नए देशों को शामिल किया जाता है हर 2 साल के लिए, 2 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में 5 नए देशों को जो शामिल किया गया है, वो कौन से 5 नए देश शामिल करें भैया, उनको पढ़ लेते हैं, उनकी राजधानी पढ़ लेते हैं, और उनका कार्यकाल रहेगा 2024 और 2025 तक, ये कार्यकाल रहेगा इन 5 देशों का। ठीक है, अच्छे से लिख लेना। देखो 5 देशों में एक देश अल्जीरिया शामिल किया इन्होंने, जो कि अल्जीरिया कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी सेम है, अल्जीरियस बोलते हैं, अल्जीरिया को अल्जीरियस बोल दिया बस लास्ट में, ये राजधानी है। एक सिएरा लियोन देश शामिल किया, फ्री टाउन इसकी राजधानी है, ये भी अफ्रीका में। गुआना शामिल किया, इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन में। गुआना दक्षिण अमेरिका के उत्तर में पड़ते हैं हम। ठीक है, गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। एक स्लोवानिया शामिल किया है, जिसकी राजधानी जुबलनाजा, जुबलाजाना, इसकी कैपिटल भैया जी पढ़ लेना है ना, स्लोवानिया, जो कि यूरोप को कंट्री है, यूरोप महाद्वीप में देखेंगे अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो ये वाला शामिल किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, दक्षिण कोरिया भी शामिल किया है। तो 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद में नए जोड़े गए। इनका कार्यकाल 24 से 25 तक रहेगा, 24-25 मतलब 2 साल तक रहेगा, है ना। अस्थायी देश होते हैं, ये टेम्परेरी देश होते हैं, बदलते रहते हैं विश्व भर के 5 देश, है ना, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला पॉइंट है मध्य अफ्रीकी देश है एक, जिसका नाम है गैबोन। अफ्रीका है साहब, और विश्व में अफ्रीका वो महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा देश हैं, देशों की संख्या 54। दुनिया में सबसे ज्यादा देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर, ये भी नोट कर लेना, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसका एक और देश है मध्य में स्थित है, जिसका नाम है गैबोन। क्या नाम है, गैबोन। तो गैबोन की राजधानी क्या है, लिब्रेविली, राजधानी लिख लेना, लिब्रेविली है गैबोन की राजधानी। इसमें भी क्या होगा, सेना ने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। यहाँ पे भी गैबोन में भी, अफ्रीका के देश में, सेना ने, वहां की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया। मतलब जो शासक लगातार निर्वाचित हो रहा था, मतलब दूसरा जीत ही नहीं पा रहा था, उसे भी सेना ने हटा करके और देश की शासन की कमान किसके हाथों में, अपने हाथों में ले ली। इसी को कहते हैं तख्ता पलट होना, मतलब सरकार को गिरा देना। सेना ने अपने हाथों में पूरी की पूरी शक्तियां ले ली हैं। तो गैबोन देश है अफ्रीका का, जिसकी राजधानी लिख लेना, लिब्रेविली कैपिटल है, जो कि अफ्रीका के मध्य में स्थित है, बिल्कुल गैबोन देश है ना, ये नोट कर लेना। ये दूसरा पार्ट था हमारा करंट अफेयर्स का। अगर कहीं किसी प्रश्न में आपको कहीं दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब अगली क्लास में देंगे। ये सीरीज चलेगी, पूरी सीरीज में हम पूरा 1 साल का कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। यहाँ से आप नोट करते रहिए, पूरी रामबाण ये क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, पुलिस छोड़िए, आप कोई भी अच्छे से अच्छा जो भी आप एग्जाम की, वनडे एग्जाम की तैयारी, 1 दिवसीय परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल इसे पढ़िए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ठीक है। कंप्यूटर जी के साथ शेयर करिए, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी चिंता ना करें आप किसी भी तरीके से। आपके साथ हम लगे हुए हैं, लगातार अलग अलग क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बी पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जो भी मिलेगा आपको वो परिश्रम से ही मिलेगा। जो लगातार परिश्रम करते रहते हैं और जो धैर्य बना करके रखते हैं, है ना, जिसने धैर्य बना लिया, जो धैर्य को झेल गया, ईश्वर उसी को देता है। अच्छे अच्छे लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है, जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, चाहे पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे हमारा पढ़ाने का फील्ड हो, चाहे कोई तीसरा फील्ड हो। तो धैर्य बना करके रखिए, सहनशील बनिए जीवन में हमेशा। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सभी को जय श्री राम, नमस्कार, राधे राधे।